हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी। मेरे विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी आरोभाग 2 है। उसका नवा चैप्टर है उमा शंकर जोशी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर आल पर क्लिक करें। अन्य विद्यार्थियों के पास भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य सेंड करें। इस वीडियो में हम नवा चैप्टर है उमा शंकर जोशी, इसका अध्ययन करेंगे। उमा शंकर जोशी का कवि परिचय है। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म गुजरात में 1911 ईस्वी में हुआ था। भारतीय साहित्य परंपरा का गहन ज्ञान होने से इन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम तथा भवभूति के उत्तर रामचरित का गुजराती में अनुवाद किया था। इसे गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति में सशक्ता आई। जोशी जी ने गुजराती कविता में प्रकृति चित्रण के साथ सामाजिक जीवन का चित्रण किया है तथा जीवन के सामान्य प्रसंगों पर आम बोलचाल की भाषा में कविता रचना कर आधुनिकता का परिचय दिया है। गुजराती साहित्य में इनका व्यक्तित्व कवि के साथ निबंधकार, आलोचक रूप में सम्मानित रहा है। इनका निधन 1988 में हुआ। जोशी जी की प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा ये इनकी एकांकियां हैं। सापना भारा और शहीद इनकी कहानी है। श्रावणी मेणो, विषामो ये इनके उपन्यास हैं तथा पारकांजना निबंध है। इन्होंने संस्कृति पत्रिका तथा कुछ अन्य कृतियों का संपादन भी किया था। उमाशंकर जोशी की जो कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं, उनका परिचय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इनकी दो कविताएं सम्मिलित की गई हैं। पहली कविता है छोटा मेरा खेत, जिसमें रूपक के माध्यम से उन्होंने अपनी कवि क्रम को कृषक के समान बताया है। कागज का पन्ना चौकोर खेत है। भावात्मक विचार बीज वपन, कल्पनानुभूति अंकुरण है और शब्दबद्धता उसका पल्लवित करती रूप बताकर उन्होंने स्पष्ट चित्रित किया है कि कवि ऐसी खेती करता है जिसकी उपज अलौकिक रस होता है। दूसरी कविता है उनकी बगलों के पंख। दूसरी कविता है बगलों के पंख, जिसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है। संध्या काल को आकाश में बादल छाए रहते हैं, उसमें सफेद पंखों वाले बगुले पंक्तिबद्ध होकर आकाश में उड़ते रहते हैं। कवि उन्हें एकटक देखता ही रहता है। वह दृश्य नयनाभिराम होने से कवि सब कुछ भूल जाता है। नयनाभिराम का अर्थ होता है अति सुंदर। तब उसे लगता है कि बगुलों की पंक्तियों ने उसके नयन चुरा लिए हैं। इस प्रकार जोशी जी की संकलित कविताएं नवीन भावाभिव्यक्ति पर आधारित हैं। उमाशंकर जोशी की जो कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं, वो पहली कविता है छोटा मेरा खेत, जिसका पहला पद है छोटा मेरा खेत चौकन्ना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कठिन शब्दार्थ हैं चौकन्ना, चार कोनों वाला या चौकोर, रसायन यानी खाद आदि, निःशेष यानी पूरी तरह, नमित का अर्थ होता है झुका हुआ। तो ये काव्यांश उमाशंकर जोशी के द्वारा लिखी गई कविता छोटा मेरा खेत से ली गई है। इसमें स्वयं को कृषक के समान मानकर अपने भावों की खेती कर साहित्य रचना पर प्रकाश डाला है कि जिस प्रकार से किसान खेती करता है उसी प्रकार से मैं भी भावों की खेती करता हूं। तो इस पद की व्याख्या है, कवि स्वयं को किसान समान बताते हुए कहते हैं कि कागज का एक पन्ना मेरे पास छोटा सा चौकोर खेत के समान है। किसान जमीन पर बीज बोता है, जबकि मैं कागज पर अपनी रचना शब्दबद्ध करता हूँ, उगाता हूँ। जिस प्रकार धरती पर फसल उगाने के लिए बीज बोया जाता है, उसी प्रकार मेरे मन में भी भावों का अंदर आकर भाव रूपी बीज बो जाता है, अर्थात भाव रूपी बीज हृदय रूपी खेत में बोया जाता है।
जिस प्रकार धरती पर बोया गया बीज हवा, पानी, खाद आदि को पीकर पूरी तरह गल जाता है और तब उसके अंकुर, पत्ते और पुष्प निकल आते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में उठे हुए भाव कल्पना रूपी कल्पना रूपी खाद को पीकर उस भाव को अहम युक्त कर देते हैं, अहम मुक्त कर देते हैं तथा सर्व साधारण हिताय का विषय बना देते हैं। तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, उनके साथ भाव रूपी पत्ते और पुष्प पल्लवित और विकसित हो जाते हैं। नए पत्ते पुष्पों के भार से झुके हुए पौधों की तरह मेरी भावाभिव्यक्ति भी झुक जाती है, अर्थात सर्वजन सभी के लिए वो समर्पित हो जाती है। तो कवि ने कल्पना द्वारा काव्य रचना क्रम को व्यक्त किया है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, प्रतीकात्मकता की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस पद में कवि ने लिखा है कि जिस प्रकार से किसान खेती करता है उसी प्रकार से मैं भी खेती करता हूँ। मेरे पास जो कागज का पन्ना है वह चौकोर खेत के समान है। किसान जिस प्रकार से बीज बोता है उसी प्रकार से मैं भी कागज के ऊपर शब्दबद्ध रचना लिखता हूँ, उगाता हूँ। जिस प्रकार से धरती में बीज डाला जाता है उसी प्रकार से मेरे हृदय में भाव पैदा होते हैं, और जिस प्रकार से बीज हवा, पानी, खाद से गल करके उसमें अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार से मेरे हृदय में जो भाव पैदा होते हैं वे भाव कल्पना रूपी खाद बीज पाकर के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और सभी की भलाई के विषय में प्रयोग में लिए जाते हैं या प्रयुक्त हो जाते हैं। तो लेखक ने कवि ने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से किसान खेती करता है उसी प्रकार से मैं भी एक खेती करता हूँ। किसान के द्वारा जो फसल पैदा की जाती है वो सभी की भलाई के लिए काम आती है, उसी प्रकार से कवि रचना करता है वो भी सभी की भलाई के लिए काम आती है, सभी पढ़ते हैं। दूसरा पद है झूमने लगे फल रस ए लौकिक अमृत धाराएं फूटती रोपाई छनकी कटाई अनंता की लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकन्ना। कठिन शब्दार्थ है अलौकिक यानी दिव्य चमत्कारी, रस यानी साहित्य का आनंद, अनंत यानी असीमित, अक्षय यानी कभी क्षय नहीं होने वाला, पात्र यानी बर्तन और काव्यानंद का स्रोत। तो ये काव्यांश उमाशंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया है और इसमें कृषक के समान भावनाएं व्यक्त कवि कर रहा है। उनके पास भी चौकोर कागज रूपी एक छोटा सा खेत है जिस पर काव्य रचना रूपी खेती करता है। व्याख्या कवि कहता है कि कागज रूपी खेत में जब कविता रूपी फल झूमने लगता है तब उसमें अनुभूति एवं संवेदना की अद्भुत रस धाराएं फूटने लगती हैं जो अमृत के समान मधुर रस का आनंद देने वाली होती है। कवि कहता है कि जो रचना उसने पल भर में रची थी उसका फल या आनंद अनंत काल तक सुखदायक रहेगा, अर्थात इसकी रचना की मिठास व ताजगी कभी खत्म नहीं होगी। साहित्य का रस जितना लुटाया जाए वह उतना ही बढ़ता जाता है। कविता के रस का पात्र अर्थात रचना का अनंत आनंद कभी खत्म नहीं होगा, सदैव बना रहेगा। ऐसा ही मेरा छोटा चौकोर कागज रूपी खेत है। भाव ये कि कवि अपने रचना क्रम को कृषक क्रम के सदृश यानी समान मानकर सदैव फलदायी मानते हैं। विशेष क्रम रचना का सुंदर वर्णन किया गया है और कविता का आनंद शाश्वत है, नाशवान नहीं है। कवि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, तत्सम प्रधान भाषा है, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। तो दूसरे पद में कवि ने बताया है कि जिस प्रकार से फसल पक जाती है, झूमने लग जाती है तो वह दूसरे के लिए उपयोगी हो जाती है, उसी प्रकार से मैं भी कागज पर शब्द लेकर के खेती करता हूं और उसमें जब अनुभूति और संवेदना की धाराएं फूटने लग जाती हैं तो वह रचना अमृत के समान रस देने लगती है। और रचना भी ऐसी होती है जो कि अनंत काल तक सुख देती रहती है और उस कविता या रचना का आनंद जितना लुटाया जाता है उसका आनंद उतना ही बढ़ता ही जाता है। दूसरी कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है बगुलों के पंख। नम्मे पाती भदे बगुलों के पंख चुराए ले जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नव छाया तैरती सांझ की सतेज सवेत काया।
हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराई ले जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंदी बगलों की पाखें। इसके कठिन शब्दार्थ हैं पाती यानी पंक्ति, कजरार यानी काले, हौले हौले यानी धीरे धीरे, सह तेज यानी तेज सहित चमकीला, माया यानी जादू या आकर्षण। उमाशंकर जोशी के द्वारा लिखी गई कविता बगलों के पंख से एक पद लिया गया है, जिसमें कवि ने काले आकाश में उड़ते सफेद बगलों की मनोरम यानी सुंदर जो पंक्ति है उसी का वर्णन इस पद में किया है। व्याख्या कवि कहता है कि आकाश में सफेद बगुले अपने पंख फैला करके पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं, एक ही पंक्ति में उड़ रहे हैं। उनकी सुंदर व आकर्षक उड़ान मेरी आंखों को चुरा करके ले जा रही है। अर्थात बगुलों की पंक्तिबद्ध उड़ने के दृश्य को मैं टकटकी लगाकर देखता हूं। कवि कहता है कि आकाश में काले काले बादलों की छाया फैली हुई है, उसमें सफेद बगुलों की जो पंक्ति है वो ऐसी लगती है कि मानो संध्या की सफेद कांति में काया तेज गति से आकाश में तैर रही हो, विचरण कर रही हो, तथा इस प्रकार विचरण करके वह मुझे धीरे धीरे अपनी माया या जादू से आकर्षित कर रही है। कवि कहता है कि ऐसा रमणीय दृश्य कई आंखों की शीघ्र ओझल न हो जावे, इसलिए उसे कोई जरा रोक करके रखो, थोड़ी देर रोक करके रखो। ये मन भावन दृश्य मेरी आंखों को चुराए लिए जा रहा है। कहने का भाव है कि उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के सफेद सफेद पंखों की सुंदरता में कवि की आंखें अटक कर रह जाती हैं। विशेष है कवि ने सौंदर्य उसके प्रभाव का वर्णन किया है, खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है, बिंब योजना है और आंखें चुराने मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो कवि बगुलों के पंख कविता में कहते हैं कि आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं और बगुलों की एक पंक्ति बगुलों की एक पंक्ति है जो कि आकाश में उड़ती हुई जा रही है, और वह बगुलों की पंक्ति इतनी सुंदर है, अच्छी है कि मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो मेरे ऊपर प्रभाव डाल रही है, मेरे मन को आकर्षित कर रही है। लेखक कहता है कि वो इतना सुंदर दृश्य है कि वह लगातार मेरी आंखों से ओझल होता हुआ सा जा रहा है, इसलिए आप उसको थोड़ी देर के लिए रोक करके रख लीजिए। तो कवि कहने का मतलब कवि की जो आंखें हैं वो सफेद सफेद पंखों की जो पंक्तिबद्ध बगुलों की पंक्ति उड़ती जा रही है उसमें अटक गई है। तो दो कविताएं थी जो हमारी पाठ्यपुस्तक में थी। अब आगे हम पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न हैं, जैसे कविता के 7 के प्रश्न है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, इनके आंसर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फोर्थ क्वेश्चन है और कविता के आसपास के जो प्रश्न है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, भाषा की बात का यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कविताओं से बन सकते हैं उसका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन है। छठा, सातवां, आठवां क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्न जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, और रचनाकार का परिचय संबंधी प्रश्न जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आरोह भाग सेकंड का जो अंतिम चैप्टर है उसका अध्ययन हमने किया है। धन्यवाद।